आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है पीडीएम की हार, इलेक्शन चोरी की तकरार, नजरअंदाज क्यों है 7 किरदार, क्या गिलानी के नताइज चैलेंज करना पीडीएम के मफाद में, यूसुफ रजा गिलानी की हार क्या पड़ चुकी है पीडीएम में दरार, और फिर बात करेंगे कि पीटीआई की कामयाबी का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सेनेट इंतखाब में अपसेट करने वाले पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी आज खुद अपसेट हो गए। हुकूमती सफों में उखाड़ पिछाड़ करने वालों के अपने कदम आज उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐवान बाला में कुर्सी बाला की जंग ने मजीद सवालात उठा दिए हैं। खुफिया कैमरों से शुरू होने वाली जंग ने बहस को एक नया मोड़, एक नया रुख दे दिया है। तासुर है कि आज ऐवान बाला की बुलंदोबाला इमारत में लगे छोटे छोटे ना दिखाई देने वाले कैमरे भी हंस रहे होंगे। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी बेरहम जमहूरियत है कि जहां कौन कब कैसे फातेह ठहरे और कौन कब कैसे किसके हाथों शिकस्त खा जाए सब नामालूम। ये कैसी जमहूरियत है कि जब कहा कैसे अकलियत अक्सरियत और अक्सरियत अकलियत में बदल जाए ये भी सब नामालूम है। ऐवान बाला की बुलंदोबाला इमारत में लगे कैमरे भी शर्मा रहे होंगे कि यह कैसी जमहूरियत है कि जहां जमीर नहीं जोर चलता है, जहां किरदार नहीं बल्कि चमत्कार चलता है। एक बार, 2 बार या 3 बार नहीं बल्कि बार बार चलता है। आज सेनेट इंतखाबात में अपनी कामयाबी से सबको हैरान कर देने वाले सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के मुकाबले में अददी अक्सरियत होने के बावजूद शिकस्त खाकर सबको परेशान कर दिया है। इत्तेहाद अदालती जंग लड़ रहा था, आज ऑपोजिशन ने अदालतों से रुजू करने का फैसला कर लिया। में एतमाद का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। पीडीएम जो है इस पे डिसीजन लेगी, तमाम जमातें मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। जो जो कदम उठाना होगा वो हम उठाएंगे कि ये चोरी जो इलेक्शन की चोरी है इसको रोका जाए। हमारे पास इलेक्शन कमीशन की रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि अगर खाने के अंदर कोई मोहर लगाता है, चाहे वो इंतखाबी निशान पे हो या उम्मीदवार के नाम पे हो, कोई नाम पे भी मोहर लगा दे उससे भी वैलिड करार दिया गया है। वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। शायद यह भी दुरुस्त है कि वक्त किसी का नहीं होता। वक्त कब कहां कैसे बदल जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। किसे कब सब कुछ बदला बदला दिखाई दे, हवाएं कब अपना रुख बदल ले, गैर जानिबदारी का एहसास कब खो जाए और कब तमाम न्यूट्रलिटी अपना असर एक दिन में इज़ाइल कर दे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद यकीन हो गया है कि कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन में क्या सर आप क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। तो आप उम्मीद करते हैं कि कल जब पोल होगा जुम्मे के बाद तो उस वक्त तक भी वो न्यूट्रल रहेंगे? तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं। आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है। हम चाहते हैं कि हर इदारा न्यूट्रल रहे, हर इदारा अपना ही डोमेन में काम करे। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या आज पाकिस्तान में हर इदारा अपना दायरा में रह के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो। सवाल तो बनता है और ये सवाल बनता है ऑपोजिशन इत्तेहाद से। चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार 7 वोट मुस्तरद करा बैठा तो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार वही 7 वोट अपने हाथ से गवा बैठा। ऑपोजिशन का बयानिया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से 7 वोट मुस्तरद करार देना सिरे से जानिबदार फैसला है। मगर क्या डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी के 7 वोट नौ मुंतखब डेप्यूटी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को किसने और क्यों कास्ट किए? अब सवाल तो बनता है कि कहां से आए ये 7, कौन है ये 7, किसके साथ हैं ये 7, किसने बनाए ये 7 और किसने तोड़े ये 7? हुकूमत ने भी अदालती चाराजोई करके देख ली, हुकूमत ने भी हर फॉरम इस्तेमाल किया मगर कोई रिलीफ ना पा सकी। क्या ऑपोजिशन भी महज अपना गम गलत करने की कोशिश कर रही है? सवाल तो यह भी है कि इस शिकस्त के बाद ऑपोजिशन क्या करेगी या सड़कों पर मैदान सजाएगी? इसी मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जबान कायरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट बज़ाहिर न्यूट्रल दिखाई दे रही थी, क्या वो तासुर अब ज़ाइल हो गया? देखिए, ये इसको छोड़िए, ये एक टेढ़ा सा सवाल है, इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे और इसके ऊपर अपनी राय हम ऑलरेडी दे चुके हैं और ये ग्रेजुअल प्रोसेस में होगा। लेकिन सवाल ये है कि गिलानी साहब तो हारे नहीं। गिलानी साहब से ये इलेक्शन छीनने की कोशिश की गई है जो हम नहीं छीनने देंगे इंशाल्लाह। एंड वी विल चैलेंज ऑन एवरी फोरम एंड वी विल विन। इसलिए कि गिलानी साहब 49 वोट लेके जीत चुके हैं, जिसकी वजाहत हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है कि जो लेट डाउन तरीकाकार है, जो डिस्प्लेड है वोट डाल
निकालने वाले के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो वहाँ पे सेनेट के हाल में आवेजा थी, और जो बैलेट पेपर है वो बड़ा वाज़ेह है। बैलेट पेपर जो है वो बिल्कुल वजाहत से बयान करता है कि उसमें 2 खाने हैं। एक खाने में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम लिखा है, दूसरे खाने में सादक संजरानी साहब का लिखा है। अगर किसी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट देना है तो वो गिलानी साहब के खाने में वोट मोहर लगाएगा, और अगर संजरानी साहब का को वोट देना है तो उनको के निशान के खाने में मोहर लगाएगा। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं। देखिए सर, ये बात फारूक नाइक साहब ने भी की और दूसरी तरफ से सेनेटर मोहसिन अजीज ने इसको काउंटर भी किया, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर का जो फैसला है वो बदनीयती पे माफी है, इसलिए कि इसके बारे में तो पहली बात तो यह है कि लॉजिक ही गलत उन्होंने दी है कि उन्होंने कहा कि जी खाने की बजाय उनके निशान उनके नाम पे मोहर लगी थी, उसमें खाना ही एक था। बिल्कुल ठीक है सर, अब आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तो जो रूलिंग दे दी है, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग को आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाके चैलेंज करेंगे, किसी अपर फोरम में जाएंगे? नहीं, हम हर फोरम जो अप्रोप्रिएट फोरम है, हमारे लीगल एडवाइजर्स बैठे हुए इस वक्त, वो अपने मशवरा कर रहे हैं और हम इसको हर हाल में हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। इंशाल्लाह वी विल विन। नहीं कायरा साहब, लेकिन अभी आपने ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की अपने तौर पे कि वो 7 लोग कौन थे जिन्होंने ये नाम के ऊपर स्टैंप लगाई है? इट्स टू अर्ली टू से, ये अभी तो बहुत कबल वक्त है इसके बारे में कुछ कहना, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं 49 वोट लेके। बैलेट पेपर के ऊपर जो मोहरें लगी हैं, एक खाने के अंदर एक ही मोहर लगी है, दूसरी नहीं। एक बैलेट पेपर जाया हुआ जो दोनों कैंडिडेट्स के ऊपर मोहरें लगी हुई थी, बाकी जो मोहरें थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खाने में लगी थी, कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा कायरा साहब देखिए, अगर आपकी ये दलील मान ली जाए कि 7 वोट जो है वो इस वजह से मुस्तरद हुए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो रूलिंग है वो बदनीयती पर मबनी है कि 7 लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के ऊपर स्टैंप लगा दिए, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनको 7 वोट एक्स्ट्रा पड़ने की बजाय 7 वोट कम पड़े, यानी आफरीदी साहब को वो 7 वोट पड़ गए हैं, यानी वहां जो 7 वोट मुस्तरद हुए यहां पर ज्यादा वोट पड़े हैं 7। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि दोनों केसेस को आप मिक्स नहीं कर सकते, इनको क्लियरली अपने अलग अलग डिफाइन कीजिए। आइए मैं इसका जवाब भी देता हूँ आपको। पहली गुजारिश ये है कि अगर पहला इलेक्शन क्लियर हो जाता, उसमें वो बदयांती ना होती और इलेक्शन का रिजल्ट बदलने की कोशिश न की जाती, तो इसका रिजल्ट भी मुख्तलिफ होता। दूसरा ये है कि जो उन साहब को लेके आए जो फाटा से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, और वो आप जानते ही हैं कि किस काम के लिए लिए गए थे, क्यों उनको ये इंसेंटिव दिया गया था कि वो बेटर इन्वेस्टर हैं, वो ज्यादा अच्छी मशीन चला सकते हैं। ये सवाल का जवाब तो उनसे जरूर पूछिएगा कि आखिर वो उनकी जमात से नहीं थे, उनकी अपनी जमात के बहुत सारे लोग मौजूद थे सेनेट में पहले से मौजूद, उनको क्यों नहीं आपने डिप्टी चेयरमैन बनाया? एक नया बंदा जो आपकी जमात में नहीं है उसको आप एक दिन पहले ज्वाइन कराते हैं और अपना उम्मीदवार बना लेते हैं, इस आसरे और उम्मीद पे कि वो कुछ और वोट मैनेज और अरेंज करेगा। तो कायरा साहब, इसका मतलब है आप तस्लीम तो कर रहे हैं कि वोट मैनेज किए उन्होंने और कुछ लोग बिके हैं उनके कहने पर? मैं जो कह रहा हूँ जी, मैंने वाज़ेह तौर पे कह दिया, लेकिन ये दोनों में बड़ी वाज़ेह डिस्टिंक्शन है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सूरत में 49 वोट वैलिड हैं, उनके खाने में मोहरें लगी हैं एज पर इलेक्शन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेक्रेटेरिएट, वर्बल एंड रिटन, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और उस पर 10 फैसले हैं हाई कोर्टों के, सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशन बुनियादी तौर पे मैटर करती है, ये मियर जो टेक्निकलिटीज हैं वो नहीं, इसमें टेक्निकलिटी भी इन्वॉल्व नहीं है। तो चेयरमैन का इलेक्शन अगर जीत गया होता तो शायद डिप्टी चेयरमैन का रिजल्ट भी इससे मुख्तलिफ है। देखिए कायरा साहब, यू हैव अ पॉइंट टू प्रूव, और चले मान लेते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यकीनन इसको आपने भी कंटेस्ट भी करना है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुआ है आगा अफरीदी साहब के केस के अंदर, आपके 7 वोट उनके पलड़े में गए हैं। आगा अफरीदी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मैनेज करने में कामयाब हुए हैं, यानी आप ये समझ रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मनूवर्ड हो गए हैं? ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि आगा अफरीदी साहब को एक दिन कबल अपनी जमात में लेने के बाद उनको उम्मीदवार बना दिया गया, तो किसी डील के नतीजे में बनाया ना, ये लॉजिकल बात है। आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप लॉजिकल मेरी बात से एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि यू हैव टू पोज योरसेल्फ न्यूट्रल, इसलिए आप ठीक कर रहे हैं।
नहीं कार्य साहब देखिए मैं जो समझ पाया हूं आपकी बात से, आप ये कह रहे हैं कि डील हुई कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर डील होती है, यानी यहां पर उनको ये उम्मीदवार बनाकर उतारने का मकसद जो चेयरमैन सेनेट का कॉन्टेस्ट है, आप ये कह रहे हैं कि उसमें फायदा लेना था। भाई उनको तो डिप्टी चेयरमैन का लेना था ना, डिप्टी चेयरमैन का ले लिया जी। चेयरमैन का तो इश्यू नहीं है, चेयरमैन को तो हमारे 49 वोट हमें मिले हैं, लेकिन उनको भी 48 पड़े हैं, 47 उनके पास थे, एक वोट उनको ज्यादा पड़ा है सर। वोट उनको ज्यादा पड़ा है, उनके 47 थे, उनके वोट उनको चले गए, एक वोट ज्यादा हो गया ना सर, वो एएनपी के हो सकता है, शायद हो गया। मैं कब इनकार कर रहा हूँ भाई, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? अच्छा मैं कह रहा हूँ उनका एक वोट फालतू होने के बावजूद, एक वोट जाया होने के बावजूद उनके 48 थे, हमारे 49 थे। कायरा साहब, अब जो अदालतों के अंदर हुआ है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के खिलाफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है तो वहां उसको सुबकी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी सदारती रेफरेंस के ऊपर यह कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड है, बाइख्तियार है, और अगर किसी जगह पर कोर्ट भी गलत कर रहा होता है बादी नजर में तो इलेक्शन कमीशन इंटरवीन कर सकता है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को किसी जगह पर ओवररूल किया जाएगा? वहां पे इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना पड़ेगा, और जो इलेक्शन कोई और अथॉरिटी कराएगी वहां पे अदालतों को इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन ये मामला हमारे लीगल एक्सपर्ट्स देखेंगे और वो इस पे अपनी राय के मुताबिक आगे बढ़े। तो कायरा साहब, ईवान के अंदर तो कोई भी तब्दीली इस वक्त नामुमकिन दिखाई दे रही है? देखिए, कोई नामुमकिन नहीं है। मैंने कहा अभी इसका फैसला हम करेंगे कि हमने क्या स्टेप लेना है। लीगल कोर्स है, पॉलिटिकल कोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमने क्या मूव करना है। अभी क्योंकि इस पे डिस्कशन हो रही हैं, हमारे काउंसिल बैठे हैं, वो कल वो बैठ के इसको मुशावरत कर रहे हैं और उसका हतमी फैसला वो करेंगे। कायरा साहब, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को इदारों की सपोर्ट हासिल है, और अगर ये सपोर्ट इसी तरह से हासिल रहती है तो उसके बाद पीडीएम के लिए सड़कों पर आने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा? तो पीडीएम सड़कों पे तो है, ये इलेक्शन भी उस रास्ते की कड़ी है। अगर हम सेनेट में इलेक्शन लड़ने आए थे तो हम इसी लिए आए थे कि हमने इस हुकूमत को घर भेजना है, और आज भी हम समझ रहे हैं कि हमने इनको घर तो भेजने का सामान कर दिया। हमने इनको इलेक्शन में शिकस्त भी दे दी और इनको एक्सपोज भी कर दिया कि ये असल में है क्या। वो जो शिबली फराज साहब ने कहा था कि हम इसके लिए हर हरकत हर बार इस्तेमाल करेंगे, हर काम करेंगे, उन्होंने वो काम वो हर बार इस्तेमाल कर लिया आपके सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब कानूनी जंग ऑपोजिशन कैसे लड़ेगी, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त के लिए। ये बताएगा कि ऑपोजिशन ये कह रही है कि वो कानूनी चाराजोई करेगी, वो अदालती फॉरम इस्तेमाल करेगी। किस मुनासिब फॉरम पर अपने ग्रीवेंसेस को एक्सरसाइज कर सकती है, किस मुनासिब फॉरम पर जाना चाहिए ऑपोजिशन को ये ग्रीवेंसेस लेकर? प्रोसीजर तो नहीं है चैलेंज करने का, तो गालबन कोई रिट पिटिशन करेंगे या इस किस्म की कोई चीज़। अदालतों के इख्तियारात आपको मालूम है ऐसे मामलात में काफ़ी वसी होते हैं, अगरचे वो पार्लियामेंट के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी तो नहीं करते, लेकिन कोई चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा वायलेट हो रही हो और सामने नज़र आ रही हो तो शायद उसके ऊपर वो नोटिस भी ले। तो ये संजनानी साहब के इलेक्शन में चूँकि 7 वोटों का मामला और फिर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि कहाँ इस पे निशान लगाना है, ये सारी चीज़ों ने कुछ कन्फ्यूजन तो पैदा किया है। और मुझे लगता है कि हुकूमत की या अपोजिशन की का नुक्ता नज़र जो है, ख़ास तौर पे फ़ारूक नाइक साहब ने जो वहाँ पे भी पेश किया, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वहाँ पे पोलिंग एजेंट थे, उसमें कुछ जान तो है। यानी ऐसी नहीं है जिस तरह से डिप्टी स्पीकर साहब का इलेक्शन है वो बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री है, लेकिन वैसी कन्विंसिंग विक्ट्री चेयरमैन साहब के इलेक्शन में नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल में गुंजाइश मौजूद है कि उसको चैलेंज किया जाए, लेकिन अब देखने की बात यह है कि आने वाले दिनों में ये किस हद तक अदालतें इसको कबूल करती हैं। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, जिस वक्त फारूक नाइक साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया रूलिंग से पहले, इससे कबल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर रूलिंग देते तो सेनेटर मोहसिन अजीज जो कि पोलिंग एजेंट थे सादिक संजरानी साहब के, उनकी तरफ से रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़कर सुनाए गए और जिसमें कहा गया कि वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि नाम के आगे मौजूद जो स्पेस है उसके अंदर ही आप स्टैंप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं किया गया जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गए, जिसको मानते हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रूलिंग दे दी कि 7 वोट मुस्तरद किए जाते हैं। और उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से कहा गया कि आप इसको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाके चैलेंज कर सकते हैं, और शायद ऐसा ऑपोजिशन नहीं कर रही है। ये दुरुस्त है बात कि जो मोहसिन अजीज साहब ने पढ़ा उसके अंदर बात को दूसरी लिखी हुई थी, और जो उर्दू ज़बान में जो हिदायत बैलेट पेपर के ऊपर लगाई गई थी
जिसकी कुछ तस्वीर लोगों ने शेयर की हैं, अगर वो दुरुस्त है तो उसमें ये बात इस वजाहत के साथ नहीं कही गई। उसमें तो यही कहा गया कि उस खाने में निशान लगाया जाए जहां उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बारे में कन्फ्यूजन है। अब ये बारीक बीनी से कोई जायज़ा लेगा, कोई अदालती फोरम, तो उसके बाद ही कोई फैसला कर पाएगा। लेकिन मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि इसके अंदर वज़न है, लेकिन क्या वो साबित होता है या नहीं, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन देखिए सर, हालिया चंद डिसीजंस के ऊपर अगर अदालत में देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नौयत के जो केसेस हैं और उस पर रिलक्टेंट दिखाई देती है, और वो चाहते हैं कि उसके लिए या तो पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल करना चाहिए या फिर जो रेलेवेंट फोरम है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सबसे पहले वहां जाना चाहिए और उसके बाद जो उसको चैनलाइज करना चाहिए, चेन ऑफ कमांड के साथ आना चाहिए। और हालिया जो डिसीजंस आपको दिखाई दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जब चैलेंज किया है तो कोई ज्यादा रिलीफ मिला नहीं है। यहां पर रिलीफ के कितने चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपको? ये दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन इस मामले में अनफॉर्चुनेटली कोई और फोरम है नहीं जहाँ पे वो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मामला भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामान ने खुद सेनेट के अंदर ये वाक़या हुआ है, तो अब इसके बाद जो रिलीफ का वाहिद फोरम रह जाता है मेरी राय में, वो तो अदालत ही रह जाती है। अब ये अदालत को डिटर्मिन करना है कि वो किस हद तक इसके बारे में कन्विंस्ड हैं कि उन्हें कुछ इसको उठाना चाहिए या इसको कबूल ही नहीं करना चाहिए। ये देखने वाली बात है। ये बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं। अब ये ऐसा केस आया है तो इससे कुछ प्रेसिडेंट बनेंगे और आइंदा के लिए कोई नज़ीर कायम होगी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन भी देखा गया है कि आज जो 7 वोट मुस्तरद हुए गिलानी साहब के, और एग्जैक्टली 7 का डिफरेंस है डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर, यानी अब्दुल गफूर हैदरी साहब तकरीबन 7 वोटों से ही शिकस्त खा गए आगा मोहम्मद आफरीदी से। तो ये भी तो समझा जा सकता है कि वो 7 वोट जो इंटेंशनली वहां पर रिजेक्ट हुए हैं, जैसा कि अली हैदर गिलानी साहब कहते हुए दिखाई दे रहे थे, वही पैंतरा आज गिलानी साहब के अगेंस्ट यूज हो गया है, और एग्जैक्टली वही 7 टू बी प्रिसाइज वो हुकूमती पलड़े में डाल दिए गए। ये कह सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि अगर वो गिलानी साहब को वोट देते वक्त ये तरीका इख्तियार कर रहे थे कि इंटेंशनली वो उनके नाम के ऊपर स्टैंप लगा दें ताकि वो ज़ाया हो जाए, तो यही काम इनके बारे में भी कर सकते थे। इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया कि इनके ऊपर कोई ज़ाया करने की बजाय सीधे सीधे उन्होंने हुकूमत के उम्मीदवार को वोट दे दिए। तो मुझे नहीं मालूम, मैं ज़ाती तौर पे तो यही समझता हूँ कि ये कुछ तो सपोर्ट किसी उम्मीदवार की है उसकी पार्टी की वजह से होती है, और कुछ लोगों के अपने पर्सनल तल्लुकात की वजह से भी सपोर्ट होती है। तो ये दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो वोटों का फ़र्क है वो गालिबन उस आदमी के कुछ अपने पर्सनल तल्लुकात होंगे, कुछ राब्ते होंगे जिनकी वजह से उसका वोट बढ़ा है, वरना दोनों एक ही पार्टी के और एक ही ग्रुप के नुमाइंदा उम्मीदवार थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उन्हीं तो सर, आज जिस तरह से आज के दिन का आगाज हुआ और कुछ स्पाई कैमरास या खुफिया कैमरास सामने आ गए, सरफेस पे आ गए, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आगाज से पहले ही मुतनाज़े हो जाना, अंडर डिस्कशन होना, एक डिबेटेबल पॉइंट्स, उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाना, तो ये तमाम तर चीजें जिस वक्त ऑपोजिशन इसको चैलेंज कर रही होगी अदालत में, तो ये उनके जो आर्गुमेंट्स हैं उनमें मजीद कितनी जान डाल देंगे? देखिए, ये जो कैमरों का मामला है ये तो बिल्कुल अलग मामला है। ये तो बहुत शर्मनाक मामला है, ना सिर्फ हुकूमत के लिए, सेनेट सेक्रेटेरिएट के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए, क्योंकि ये बहुत बदनामी का बायस बनेगा। बाकी ये जो आज हुआ है, वोट देना, वोट रिजेक्ट हो जाना, वोट एक्सेप्ट हो जाना, किसी का हार जाना, किसी का जीत जाना, ये बावजूद तमाम कमज़ोरियों और ख़ामियों के ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। लेकिन वो जो कैमरे थे वो जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं थे। अगर वो वाकई कैमरे थे और वो बरामद हुए हैं तो बहुत शर्मनाक बात है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट जैसी जगह के ऊपर भी इस किस्म के काम किए जाएंगे। सेक्रेटरी सेनेट उसका इंचार्ज होता है, उसकी निगरानी के अंदर ये होता है। सिक्योरिटी ऑफिसर एक लगाया गया जो उसी दिन उसको तैनात किया गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत मशकूक बनाती हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि अगर वो अदालत पे जाएंगे तो ये केस भी सामने रखेंगे, और अगर ये इस केस में कोई जान है और वाकई ये जो मुबैना तौर पे बताया जाता है कि कैमरे बरामद हुए हैं, वाकई बरामद हुए हैं और उनकी कोई लीड नज़र आती है, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को इससे फ़ायदा होगा इस चीज़ को भी सामने पेश करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके वक्त के लिए। सरबराह पिल्डैट अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हुकूमत ने अक़लियत को अक्सरियत में कैसे बदला। इस पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
आज ईवान बाला में हुकूमती उम्मीदवारान की कामयाबी पर हुकूमती बेंचेस पर जश्न का सा समा था। मिठाइयां तकसीम हो रही थी, नारे बुलंद हो रहे थे। इस कामयाबी पर सबसे ज्यादा जश्न हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना रही थी। वही तहरीक इंसाफ जो ईवान बाला की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतार सकी। दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों को ईवान बाला के तख्त पर बैठा दिया, लेकिन इस पर भी खूब जश्न मनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का यह रवैया आम पाकिस्तानी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पीटीआई अकलियत के बावजूद सेनेट का मार्का कैसे जीत गई। क्या पीटीआई ने यह मार्का सर करने के लिए अपने दावों के ऐन मुताबिक तमाम जो फॉरम्स है वो इस्तेमाल किए हैं, तरह के जराए इस्तेमाल हुए हैं। सेनेट का मैदान जीतने के लिए हुकूमत अपने ही दावों से क्यों मुकर रही है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यू मस्ट बी सेलिब्रेटिंग टुडे क्योंकि आज आपकी जीत हुई है, लेकिन ये बताइएगा कि आपकी इस जीत में सबसे अहम फैक्टर कौन सा रहा कंवल शोजब साहिबा? कि 22 करोड़ अवाम को मुबारक हो कि आज एक हार चोर जो है वो सेनेट के चेयरमैन नहीं बने और एक क्रेडिबल इंसान जो पिछली दफ़ा बिलावल के भी बड़े हार्ट फेवरेट थे और उनके नॉमिनेटेड थे, उनको आज वो ऑल टाइम हार्ट फेवरेट सामने आए और पूरे जो सेनेट का ऐवान है उसके तमाम मेंबरान ने, मेजॉरिटी ने उनके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस शो किया है। और मैं यही समझती हूँ कि जो क्रेडिबिलिटी थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। जो कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई सेनेटर बनने के लिए, और जिस तरह उनके बेटे ने मुख्तलिफ उनकी वीडियो लीक्स भी आ गई जिनको उन्होंने ओन कर लिया, उसको एक्सेप्ट किया कि ये मेरी ही वीडियोज़ हैं, और लोगों को ब्राइब भी करते रहे, इंड्यूसमेंट्स भी करते रहे और बहुत बड़े बड़े पैकेजेस भी ऑफर करते रहे। तो आई थिंक उसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा और बहुत सारे मेंबरान और मेरी जो उस वक्त हुआ, उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि ये यहाँ पर जो उस वक्त हुआ, आज शायद 2 हाथ उससे आगे हुआ। आज तो खुफिया कैमरे भी ईवान से निकल आए और उसके बाद जैसे अददी अकलियत को अक्सरियत में बदला गया, यानी उस वक्त अगर वोट मुस्तरद हुए थे तो आप ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाते थे। आज अगर 7 वोट गिलानी साहब के मुस्तरद हो गए हैं और अददी अकलियत होने के बावजूद आप 6 वोटों से जीत गए हैं, तो फिर इसका क्रेडिट किसको देंगे और ये इल्जाम किस पे धरेंगे? देखिए रेहान, आप के पास अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा आपको ना कॉन्स्टिट्यूशनल और जो सेनेट के रूल्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूं। पहले मैं बता दूं कि जब सेनेटर का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर होता है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग होती है कि जो एमएनएस जिस पार्टी के होते हैं वो अपनी पार्टी के मुताबिक जाके वोट करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में आता है, करप्शन के जुमरे में आता है, और उसको इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 23वीं शिक में भी लिखा था। और इसीलिए यही हमारा पॉइंट था जिसकी वजह से हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। जो चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है वो सेनेट के रूल नंबर 9 के तहत होता है, उससे इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस को इलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से स्पीकर का इलेक्शन जो है वो पहले वाले स्पीकर साहब अपने जाने से पहले करवा के जाते हैं। तो ये दो चीजों में जरा फर्क है। इसका मतलब है ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्योंकि नहीं था और कस्टोडियन ऑफ द हाउस क्योंकि चेयरमैन सेनेट को सादिक सजलानी साहब थे और वो स्टाफ था, तो क्या इसका भरपूर फायदा भी उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? कंवल साहब, वो एक मखलूत या एक कॉमन उम्मीदवार होता है। रेहान मुझे 1 मिनट दीजिए। एक मखलूत या एक कॉमन उम्मीदवार होता है जिसको मुख्तलिफ जो हाउस के मेंबर्स हैं, जो सेनेटर्स होते हैं, वो उसको जाके वोट करते हैं। तो लिहाजा सेनेटर्स के ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का, हॉर्स ट्रेडिंग के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तीसरी बात यह है कि मैं समझना चाह रही हूँ कि अगर एक सीट पर तो चलो 60 वोट रिजेक्ट हो गए और उस पर उन्होंने बड़ा वावेला भी डाल दिया और उसको बेचारे को किसी ने समझाया नहीं है कि सेनेट के अपने रूल्स के तहत वो जाके बाहर इसको नहीं चैलेंज कर सकते। दूसरी सीट पे जहाँ क्लीन स्वीप हुआ है, जहाँ 54 वोट लेके डिप्टी चेयरमैन हमारे इलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कैसे हो गया? करेंगे क्या? ये सवाल हम ऑपोजिशन से तो कर रहे हैं, लेकिन वहां 10 वोटों के मार्जिन से आप जीते हैं, इसका मतलब आपने ऑपोजिशन इत्तेहाद के 10 वोट तोड़े हैं। तो इसमें कलीदी किरदार किसने अदा किया? कंवल शोजब साहब, तोड़े नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि जो चेयरमैन कस्टोडियन बनता है हाउस का, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं, यहाँ पे जो उसके वोटर्स हैं उनके ऊपर अपनी पार्टी की बाइंडिंग नहीं आती, जिस तरह लोअर हाउस में या एक एमएनए पे आ रही होती है। उसके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग के और हॉर्स ट्रेडिंग के रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनली अप्लाई नहीं होते। लेकिन कंवल साहिबा, व्हेन देयर इज सीक्रेसी ऑफ बैलेट, मतलब ये है, तो इसका मतलब है कि जो जहां चाहता है वोट कास्ट कर सकता है। पहले भी सादिक संजरानी साहब को सेनेट में से 14 लोगों ने ज्यादा वोट दिए थे और इस दफा भी वो हार्ट फेवरेट थे। और दूसरा हमारा जो उम्मीदवार था
उसको भी बहुत सारे लोगों ने उम्मीदवार को जाके इलेक्ट किया और डायरेक्ट वोट डाले हैं। दूसरी दफा जब बताया गया कि वोट रिजेक्ट हो रहे हैं या जाया नहीं होने चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके डाल देते हैं, कोई वोट भी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि पीडीएम के दोनों उम्मीदवारों की कोई अहमियत नहीं थी, कोई पॉपुलैरिटी नहीं, लेकिन आप ये देखें कि चेयरमैन सेनेट की या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए पॉलिटिकल कैंपेन तो हुई है, लॉबिंग तो हुई है। इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट ना करके जिस तरह के वो ब्लंडर्स मारे उससे उनकी और सुबकी होगी। अच्छा, मुझे ये मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, अगर 7 वोट मुस्तरद हुए हैं या डिप्टी चेयरमैन सेनेट को 10 वोट ज्यादा मिले हैं, ऑपोजिशन इत्तेहाद से भी हुकूमती इत्तेहाद के पलड़े में वोट डाल दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है ये कौन लोग हैं जिन्होंने आप पर एतमाद का इजहार किया है? इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, कहां से है, ये कहां से आ गए ये 7 या 10 लोग? देखिए, मुझे 200 आइन का आर्टिकल 226 के तहत मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती, ना मुझे पता है। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि सेनेट के जो कस्टोडियंस का इलेक्शन होता है उसकी डायनामिक्स एक सेनेटर बनने की डायनामिक्स से फ़र्क होती हैं। लोअर हाउस से अपर हाउस को आप कंपैरिजन नहीं करते। तो इन्हीं सेनेटर्स के कुलीग्स होंगे, इन्हीं के साथ के लोग होंगे जो इनको ज़्यादा पसंद करते होंगे। दूसरी जो पीडीएम की जमात के जो उम्मीदवारों से उन्होंने बेहतर समझा होगा कि ये ज्यादा बेहतर कस्टोडियन है। आइडियली तो मेरा ख्याल ऐसा ही होना चाहिए कि अगर क्रेडिबिलिटी के ऊपर वोट दिया जाए, लेकिन गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई और जिसमें कहा गया कि उनके मेंबरान को फोन कॉल्स आ रही हैं, उनको कहा गया कि प्रेशराइज किया जा रहा है। और अब जिस तरह वो हमारे पे उंगलियां तान रहे थे, अब उनको अपने मुंह छुपाने चाहिए और इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके अपने घरों में जाके बैठना चाहिए। देखिए कंवल साहिबा, आप जीते हैं, आप ये कह सकते हैं कि शायद आपकी क्रेडिबिलिटी को वोट पड़ा है, लेकिन ऑपोजिशन जो गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि हमें फोन कॉल्स आ रही हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है, धौंस और धांधली से वोट लेने की कोशिश की जा रही है, उसमें किस हद तक सदाकत है? क्योंकि ये तो गुज़श्ता रोज से ही मामला शुरू हो गया था। मैं पीडीएम से पूछूंगी और आप भी उनसे सवाल कीजिएगा कि 160 वोट पीडीएम की जमातों के थे लोअर हाउस में और 180 वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास समेत अलायंस के। इनके डब्बे में से 169 वोट जिन लोगों ने डलवा दिए थे ना, उन्हीं के ही धौंस वाले फोन आए होंगे यकीनन। ये नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा हप हप और कौड़ा कौड़ा थू। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, क्रॉसिंग भी अप्लाई होती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। उसमें 14 एमएनएस को टिकटें भी अप्लाई की गई। आप बिल्कुल और कहा गया कि सेनेट में नोट नहीं चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का टिकट चला। और ये भी नहीं हो सकता कि जिस वक्त आप हार जाए, पूछिए कि कौन से मॉरल कैरेक्टर थे आपके पास, देखिए हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, ये करवाया कि हमारी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर 169 वोट डलवा दिए। जब कोई हार जाता है तो वो एलिगेशंस पुट करता है, जिस वक्त जो जीत जाता है वो जश्न मना रहा होता है, लेकिन कोई भी ये नहीं देखता है कि पीछे फैक्टर्स कौन से हैं, किस तरह से हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, मामलात अगर किसी जगह पे गलत है तो उनको कैसे करेक्टिव रिफॉर्म्स उसमें लाई जा सकती हैं, ये कोई नहीं देखता है। आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कानूनी चाराजोई करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको साफ बताऊं, हम वो लोग हैं जिन्होंने ये सब कोशिश की। आज आप वजीर आजम का ट्विटर पे जाके जरा ट्वीट चेक कर लें, और हमारे जो सेनेटर फैसल है उनका भी जीत के फौरन बाद भी हमने यही बात की कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। आज वजीर आजम एक यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह पे गए हुए थे, वहां पे भी उन्होंने यही बात की और अफसोस का इजहार किया कि बकरा मंडी की तरह सेनेट के इलेक्शन में बकरों की तरह लोगों के ईमान खरीदे गए हैं, पैसा लगाया गया है। और हम तो पहले दिन से बात कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए, लेकिन मोहतरम रजा रब्बानी साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को क्राफ्ट किया, जिसकी 23वीं शेक उन्होंने बनाई, सबसे पहले तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में इसको रिजेक्ट कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी इंस्ट्रक्शन को अपने कानों पे से अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कमल जोसेफ साहिबा, आज जो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं सब इंडोर्स उनका नाम है सादिक संजरानी, आज जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं वो है आगा मोहम्मद आफरीदी। कैरेक्टर देखे और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों मुंतखब होने वाले लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है कि अवाम को सच्चाई दिखाइए। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, एक क्विकली क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। डेमोक्रेसी में भी 1 मिनट सुन लीजिए, 23वीं शिक में इन्होंने सेनेट का इलेक्शन जो सेनेटर मुंतखब करने के लिए होता है लोअर हाउस से,
वहां तक की रिफॉर्म्स की बात की थी। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे तब भी कोई बात अच्छा चले कमल साहब, क्विकली आई हैव टू वाइंड इट अप, आई हैव टू वाइंड इट अप, आई हैव टू वाइंड इट अप। मुझे इख्तिसार से बता दीजिएगा, अगर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुंतखब हुए हैं, ये डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट जो है मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब मुंतखब हुए हैं, दोनों का ताल्लुक इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट कर रही है। देखिए जी, आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हमेशा मैंने पहले भी कहा कि जो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन होता है सेनेट का, वो एक मखलूत उम्मीदवार होता है। उसको बहुत सारी जमातें और कैंडिडेट, बहुत सारे सेनेटर्स मिलके उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। 3 टर्म्स अगर कोई हुकूमत रहे ना, तो वो 55 फिर उसकी जाके तकरीबन वोट्स या सेनेटर्स बन सकते हैं 3-15 सालों के बाद। उम्मीदवार लाती है, तो वो हमारे एलाइज है। हमने एक अच्छे उम्मीदवार लेकर आए और ये हम सबकी जीत है। ये जमहूरियत और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जीत है कि वहां पर एक क्रेडिबल शख्स आके बैठा, और ये पीटीआई की भी उतनी बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी बात यह कि पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे मेजॉरिटी जमात है। हमारे नंबर्स इस वक्त तमाम जमातों से ज्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कवल शोजफ साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कवल शोजफ साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सेनेट में शिकस्त के बाद अब पीडीएम की अगली हिकमत अमली क्या होगी। सीनियर सहाफी तजियाकार सलीम बुखारी साहब इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कानून साजी और जमहूरी इक़्तिदार का एक मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब इस मरहले के बाद अगला पड़ाव क्या होगा? क्या पीडीएम ईवान के अंदर रहकर ही खेलने पर तकिया करेगी या फ्रंट फुट पर निकल कर खेलेगी? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने मेरे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आज जो हादसा पीडीएम के साथ हुआ है, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? और उधर जो फतह का जश्न मनाया जा रहा है, इस फतह का पस मंजर क्या है? एक बात तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ और व्यूअर्स के साथ भी, कि ये पहली हुकूमत है जो बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस के बावजूद इलेक्शन जीत रही है। आप देखें, ज़मीन आसमान के ऊपर कीमतें चली गई हैं। नहीं, वो कमल शोजफ साहब समझाने की कोशिश करी थी ब्रेक से पहले कि इसकी डायनामिक्स मुख्तलिफ होती है। तो उनको तो खुद नहीं समझ, तो वो किसी को क्या समझाएंगे, उसको छोड़ दीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो जादूगर शोबदाबाजी करते हैं ना, मैं ये मुजज़े इसको नहीं कह रहा, इसलिए कि मुजज़े तो इमामों और वलियों का काम होता है ना। जो जादूगर ये शोबदाबाजी करते हैं वो एक से ज़्यादा इंतजाम करते हैं। हादसा तो कह सकते हैं। हाँ, हादसा तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने उसके ऊपर तो इतराज़ ही नहीं किया। हादसा तो है, बल्कि सानेहा है, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो। देखिए, पहले कैमरास, उस इशू को लेके जो कुछ हुआ वो आपके भी सामने, मेरे भी सामने है। किसने किया, कौन घुस गया वहाँ पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर, जिसकी सिक्योरिटी रेड जोन में वो वाक़या है, और उससे ऊपर वहाँ अगले दिन इलेक्शन होना है, वो और ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके बावजूद वो बकौल शिबली फराज साहब के पिछली हुकूमत के गुमाश्ते जो अब तक इनके साथ एडिशनल सार्जेंट एट आर्म्स जो है वो 9 मार्च को तैनात होते हैं, तमाशा सारा कर दिया, यक हो जाता है सर वो जो है ना। लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते। ये आखिरी ऑप्शन नहीं था पीडीएम के पास, आपको पता होना चाहिए। अदम एतमाद सर पे खड़ा है, इसी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आएगा। सर, चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कामयाब नहीं करा सकी पीडीएम, ना डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कामयाब करा सकी है। इस हाउस से ये उन्होंने कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी और नाकामी नहीं कराई, ये किसी और ने कराई है। सर, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो उस वक्त भी ये उजर आ जाएगा, किसी और ने कराई है। देखिए, गुजारिश ये है, रियलिटीज़ पर जाएं। वो 7 वोट जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है, जिसके बारे में वो अदालत में जा रहे हैं, और जो हदायत हैं सेक्रेटरी सेनेट की, उसके मुताबिक कोई गलती नहीं थी उनमें। 7 वोट आपने रिजेक्ट करा दिया, आपने कैंडिडेट ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस पर रूलिंग दे चुके हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, किसने कहा नहीं किया जा सकता? सर देखें, इसके लिए तो कोर्ट का फॉरम है ना, तो जा रहे हैं ना, इसके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तो नहीं जा रहे, कोर्ट में तो जा रहे हैं। लेकिन ये फॉरम तो पीडीएम एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन कोर्ट तो ये कहेगा भाई पॉलिटिकल नौयत के केसेस है, इस तरह के मामला कोर्ट में ना लेके आए, हमारा वक्त ना जाया करें। देखिए, वो पहले हो चुका 2-3-4 दफ़ा, उसके ऊपर भी बहुत लानतान हुई। अगर आपको मैं अली कुर्द साहब की जो लेटेस्ट वीडियो है, अगर उसका मैं तज़किरा करूं, आपको लग रहा है सर कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा पीडीएम को? देखिए, क्या जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं ये ओवर रूल हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि अगर आप प्योरली लीगल ग्राउंड्स पर जाएं तो ये हो जाने चाहिए। नहीं, आज सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ने पढ़कर सुनाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखें, वो आपको अवेलेबल स्पेस के अंदर स्टैंप करनी होगी, आपने नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन पढ़ रहे हैं, और ये पीडीएम जो है वो कह रही है कि जो हमें इंस्ट्रक्शन शीट दी गई 7 वोट के,
उसके अंदर लिखा हुआ है कि इस खाने में आपने डालना है, कहीं नहीं लिखा उसके बुखारी साथ। साहब, ये ईवान बाला का इंतखाब था सर, ये नर्सरी या प्रेप का पेपर तो नहीं था जिसमें बच्चे जो है वो स्टैंप लगाते हुए भूल गए कि स्टैंप कहाँ लगानी थी? इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर उन्होंने जानबूझ के खराब किया है तो फिर किसने कराया? वो किधर गया? वो ज़मीर हुसैन फिर जाग गया। मैं उस ज़मीर हुसैन से तंग आ गया हूँ, मेरी ज़िंदगी हिसाब कर दी सर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है और बैकिंग है हुकूमत को अभी भी इदारों की, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव या कोई भी मूव ईवान के अंदर कैसे कामयाब हो सकती है सर? बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, क्विकली मैं एक दो सिर्फ पे इत्तफा करूँगा। पहली बात तो ये है कि बजट पास हुकूमत नहीं करा सकती थी, किसी ने करा दिया। जमहूरियत का तो उस दिन जनाजा निकल गया था ना। तो सर व्हाट पीडीएम इज गोइंग टू डू, मतलब पीडीएम के पास क्या होगा? मैं आ रहा हूँ, पीडीएम के पास 2 ऑप्शन हैं जी। अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ओके। इस्तीफे नहीं देंगे, वो तो एटम बम है ना सर, पूरे नहीं आते, वो एटम बम तो बड़ा बड़ा लेकिन एजिटेशन इज देयर। मौलाना की दी हुई डेट मौजूद है अभी, ये सस्टेन कर सकती है हुकूमत के नहीं, ये अभी देखना बाकी है। मौलाना की पटारी में क्या है सर? मौलाना की पटारी में बहुत कुछ है। मौलाना इज द मैन दैट वी शुड वॉच। बट पीपल्स पार्टी इज रिलक्टेंट टू एक्सरसाइज एनी सच सिचुएशन सर। पीपल्स पार्टी के साथ भी जो कुछ होने जा रहा है उसकी रिलक्टेंस खत्म हो जाएगी, आप आने वाले चंद दिनों में देखेंगे। आप लहजा देखिएगा, पीपल्स पार्टी से कोई धोखा करने वाला है? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है। पीपल्स पार्टी को यकीन दहानियां थी, यकीन दहानियां थी, इसीलिए वो इस हद तक गए थे और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की ये बात मान के इस एजिटेशन को डिले कराया है, जिस पर पीपल्स पार्टी अपने जख्म भी चाटेगी और ग्रेटर शिद्दत के साथ। अच्छा बुखारी साहब, मेरा एक और बड़ा सादा सा सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो विनिंग एंड पर दिखाई दे रही थी, गिलानी साहब जीत गए, उसके बाद चेयरमैन सेनेट नहीं जीत सके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रांग है, उनके पास एक सूबे के अंदर हुकूमत भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों चाहेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत किए जाए? देखिए, इसकी एक मिसाल तो मैं आपको रिसेंट दे देता हूँ कि जो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़ा था फॉर इलेक्शन ऑफ सेनेटर, उसमें एक वोट मिसिंग नहीं था पीएमएलएन का। ये तो एक हकीकत है। ये पीएमएलएन महसूस कर रही थी कि हम कर क्या रहे हैं भाई। ठीक, इसके बावजूद भी एक बंदा जो ख्वाहिशात की जा रही थी ना पार्टी के अंदर। 20 सेकंड्स हैं, 20 सेकंड्स के बाद मुझे वाइंड अप करना है। देखिए, गुजारिश ये आखिरी बात मैं आपकी अर्ज कर देता हूँ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। मेरे ख्याल से द गेम हैज जस्ट स्टार्टेड नाउ एंड इट्स गोइंग टू बी very bitter. Who is going to win this game? Well, I may not be in a position to tell you exactly, but if anybody will lose it, that will be the state of Pakistan. बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।